बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बहरिया टाउन केस कौन से नए रुख, कौन से नए जाविये, कौन से नए मोड़ अख्तियार करेगा और कहां कहां से गुजर कर इसका इख्तिताम कहां पर होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान ताल्लुकात कहां तक पहुंच गए हैं और ये जो कुछ किया जा रहा है और जिस तरह ये केस अचानक टेकअप किया गया, इसका मतलब मलिक रियाज को किस नहज पर लाना है और उससे क्या हासिल करना है, इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का तल्ख हो जाना इन्हें कितना महंगा पड़ा और उसकी कीमत उन्हें आज किस तरह चुकानी पड़ रही है। इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जो है वो बहरिया टाउन या मलिक रियाज या उनकी फैमिली से मुतल्लिक जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी, और उनके बैंक अकाउंट्स, उनके असासे यानी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, सबको ताले लगेंगे। सब जो है वो जब्त होंगे। और बिलखुसूस जो नेक्स्ट 8 नवंबर को जो समात है उसमें ये ऐन मुमकिन है कि अदालत ऑर्डर करे कि जो 60 अरब रुपए यानी 190 मिलियन पाउंड जो अपना NCA के लंदन से आए हैं वो बाहक के सरकार स्टेट बैंक के जो है वो अकाउंट नंबर 1 में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो नाज़रीन, ये तमाम उमूर के इन पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरे प्रोग्राम की जो लिंक है उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि इस वक्त मलिक रियाज को किस मकाम पर लाया जा रहा है, अब ये भी इतलात मिल रही हैं कि बहरिया टाउन कराची को ताला पड़ने जा रहा है। अब बहरिया टाउन कराची में जो इतने सारे लोग आबाद कर लिए गए हैं वो खुद वहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हैं। एक तो शहर से आना जाना, ट्रैफिक और ये चीज़ें, उनका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। और बहरिया टाउन कराची आज भी भले इमारतें खूबसूरत हैं लेकिन जो वहाँ की कंडीशन है वो तो बता ही रही है ना कि कितने लोग वहाँ पर हैं। और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे गिरना शुरू हो गई हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उससे तो बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका तो खाना ही ख़राब हो गया है। जिस तरह जो है वो पेशावर के बाद इस्लामाबाद के करीब कहीं जो बना रहे थे बहरिया टाउन, वो भी ख़त्म कर दिया गया और वो भी ज़मीन जो थी वो सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली है। ताहम इस वक्त मलिक रियाज जो खुद को बहुत बड़ा फिरौन समझता था, जो है वो कारून शद्दाद और कारून समझता था और हामान समझता था, और मतलब आज वो अल्लाह की पकड़ में है। यानी घमंड और तकब्बुर, जिस तरह वो कहता था कि मैं ही हूँ, मैं ही फाइलों को पहिए लगाता हूँ, फाइलों की स्पीड बढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि किसकी औकात क्या है, किसको कितने में ख़रीदना है, मुझे ही पता है कि कौन कितने में बिकेगा और किसको कितने में ख़रीदा जाना चाहिए। ये अल्फाज होते थे जो है वो मलिक रियाज के। वो अखबारात को ख़रीद लेता था, मीडिया हाउसेस को ख़रीद लेता था, जजेस को ख़रीद लेता था, यानी पूरा एक जो निज़ाम अदल था वो उसके कंट्रोल में रहा। और यहाँ तक के पार्लिमान के जो मिनिस्टर या कैबिनेट के जो ज़्यादातर लोग होते थे वो ख़रीद लेता था, और ज़्यादातर पार्लिमान के अरकान वो ख़रीद लेता था। और इस्टेब्लिशमेंट में रिटायर्ड फौजी अफसरान उनको अपने मुलाजमत दे देता था, अपना नौकर बना लेता था ताकि वक्त ज़रूरत उनके ओहदों और उनके मनसब का इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल आज वही मलिक रियाज पाकिस्तान से बाहर है और आज जो कुछ हो रहा है, यानी जो इम्कानात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं, उससे लगता है कि मलिक रियाज और इमरान खान को जो NCA के 190 मिलियन पाउंड हैं वो ले डूबेंगे। यानी अब जो कुछ होने जा रहा है वो बड़ा ही भयानक है। यानी उसका तस्वुर करना ही एक रोंगटे खड़े कर देना है कि अरबों रुपए अवाम के
डुबोने के साथ ही मलिक रियाज खुद कहाँ पहुंचेगा, ये मलिक रियाज को सोचना है। और फिर जिन्होंने बगैर सोचे समझे, यानी बहरिया, पाक बहरिया का नाम इस्तेमाल करते हुए चीटिंग कर रहा था जो शख्स, उस पर क्या भरोसा करना। और फिर DHA को बीच में लाके और एस्टेब्लिशमेंट और जो है अदलिया को लड़ाने की कोशिश करना, उनको आमने सामने ले आने की कोशिश करना, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। बहरहाल इस वक्त जो मामला है वो बहुत, मैंने कहा ना कि संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। ये अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के गले में पड़ेगा। और इस वक्त जिस अंदाज में, जिस तरीके से और जिस शद्दो मद के साथ अचानक से केस टेकअप हुआ है और अचानक से समाअत हुई है और अचानक से अमल दरामद का मामला सामने आया है और अचानक से आज अदालत में सब कुछ हुआ, यानी वो केस जो लोगों को भूल चुका था, वो केस जो एक तारीख का हिस्सा बन चुका था, उसको फिर जिंदा करना, इसका मतलब ये है कि मलिक रियाज को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में ले जाना था और ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त मलिक रियाज की जो पोजीशन है, यानी 8 नवंबर से पहले अगर मलिक रियाज ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस न की और बहुत बड़ा इंटरव्यू न दिया और उस इंटरव्यू की प्रॉपर डिक्टेशन लेकर अगर न किया, तो मेरे ख्याल में जो है वो वादा माफ गवाह बनने के अलावा मलिक रियाज के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जाहिर है कि जो 190 मिलियन पाउंड यानी 60-70 अरब रुपए, जो 60 अरब रुपए जो बनते हैं, 70 अरब रुपए, ये अगर स्टेट बैंक में जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो लंदन से यहाँ पे आया था, ये मुसलसल मीडिया पे चल रहा है। अब वो पैसा अगर चला जाता है उधर और फिर अमल दरामद केस का जायजा लिया जाता है और फिर जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो ये रकम थी ये 7 साल में 460 अरब रुपए अदा करने थे और इसमें 48 अक़सात में ये जमा होनी थी रकम, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। अब उसका जो जवाज तलाश कर रहा है बहरिया टाउन या मलिक रियाज, वो बहुत ही भोंडा है। यानी वो इस तरह का है कि जी मुझे तो बहरिया टाउन जमीन नहीं दे रही, हमसे पूछो ना, खीरथर पार्क में जो आपने इंक्रोचमेंट की है, आपने जो तबाही मचाई है, आपने जो नेचर को जिस तरह बर्बाद किया है, कोई ढकी छुपी बात है? आपके पास 40,000 से ज्यादा 37,777 एकड़ का तो सबूत और रिकॉर्ड मौजूद है ना। क्या नाम है उस साहब का जिसने ये दावा किया है, सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जमीन 37,700 नहीं है, ये 46,000 एकड़ है। यानी आप कराची से चले थाना भूला खान तक पहुंचे। तो बहरहाल इस वक्त जब ये पैसे उधर चले जाएंगे और फिर आपकी जो 4 साल कारकर्दगी है, जो आपने रकम जमा करवानी थी, जो इत्तफाक राय से फैसला हुआ था और जिस फैसले को आपने कबूल किया था, अगर हम उसको देखते हैं तो फिर बहरिया टाउन डिफॉल्ट करता है। बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर चुका है, मलिक रियाज डिफॉल्ट कर चुका है। अब अदालत के पास सवाए ये फैसला सुनाने के भी कोई रास्ता नहीं है कि जितने भी असासे हैं वो मुंजमद कर दिए जाएं, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद कर दिए जाएं। मेरे ख्याल में 8 अक्टूबर से पहले या तो मलिक रियाज सारा पैसा अपना ट्रांसफर कर लेंगे या फिर जो है वो आएंगे। अगर उन्होंने बिजनेस करना है तो आएंगे, लेकिन बिजनेस कैसे करेंगे उस पर भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, न सिर्फ डिफॉल्ट करेगा, न सिर्फ ये सब कुछ होगा, बल्कि नेब जो है वो मलिक रियाज के और इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर करेगा। और अगर मलिक रियाज वादा माफ गवाह बनता है तो ये रेफरेंस सिर्फ इमरान खान के खिलाफ दाखिल होगा और उसके बाद केस चलेगा और इमरान खान जो खुद को सादिक और अमीन कहते थे वही वहां से रुसवा होंगे। और ये भी एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये सा भी हुक्म दिया जा सकता है कि जिस तरह आपने अदालत के फैसले में पर जो है वो इत्तफाक राय से फैसले पर जो अमल दरामद न करने पर मलिक रियाज को जेल भी भेजा जा सकता है, ताहम इस वक्त मलिक रियाज को जेल से बचाने वाला कोई नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से भी कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही
اور آپ کو پتہ ہے کہ نگران حکومت تو ہے ہی نگران حکومت، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے. تو اس لیے ملک ریاض اب تنہا ہو گئے ہیں. تنہا اس لیے بھی ہو گئے ہیں کہ آصف زرداری سے ان کی شاید یاری جو تھی وہ پچھلے ولاگ میں بھی آخر میں نے کہا تھا کہ ٹوٹ گئی ٹڑک کر کے. تو ان کی یاری جو تھی وہ مفادات کی حد تک تھی، اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے، وہ تعلقات بھی ختم ہو چکے ہیں. اب اس یہاں پر جو سوال بنتے ہیں وہ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر یہ کیس 4 سال تک التوا میں کیوں رہا. آخر اس عرصے کے دوران جو 2 چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا، اور عمل درآمد بینچ نے کام کیوں نہیں کیا، اور اس کے حوالے سے جو کمیشن وجود میں آنا تھا وہ کمیشن وجود میں کیوں نہیں آیا، اور اس کے پیچھے کے عوامل کیا تھے، مقاصد کیا تھے، کس کس نے کہاں کہاں پر پلاٹ لیے، کس کس نے کہاں کہاں پر مالی فوائد حاصل کیے، اور کس کس نے کہاں کہاں پر جو ہے وہ بیرون ممالک جو ہے وہ ان کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پیسے ٹرانسفر کروائے، اور کس کس نے مختلف کن کن ممالک کے دورے کیے. یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یعنی اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو جو یہ سارا ڈیلے تھا وہ ملک ریاض کو بچانے کے لیے تھا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا، لیکن ملک ریاض اور عمران خان کے گلے میں پھندا پھنس چکا ہے. اب ملک ریاض کے پاس وعدہ معاف گواہ بننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو وعدہ معاف گواہ بنے، یا تو ڈیفالٹ کرے، یا تو سب کچھ تباہ کر دے اور بحریہ ٹاؤن کراچی بند کر دے. بحریہ ٹاؤن ملتان اور جو دیگر ان کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے سیل کر دیے جائیں گے، اور پھر ملک ریاض سڑک پر آ جائے گا، جس طرح اس وقت ہم دوسروں کو دیکھا کرتے ہیں. ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جا رہی تھی تو اس وقت آرمی میس میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے جو ہے وہ ملاقات کی تھی. آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور ایک آدھا اور شخص تھا. تو اس دوران جو تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا زور تھا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں، اور جب ان کا لہجہ تھوڑا سا ترش ہوا کہ واپس لیں، ادروائز کانسیکوینسز آپ کو جھیلنے پڑیں گے، تو اس پر بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان برہم ہو گئے. اور مولانا فضل الرحمان اپنا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ کریں گے کیا، کر کے سکتے ہیں، آپ میں اتنی ہمت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ابھی جو کچھ کہا ہے یہ بیانیہ ہم اپنا بنا کے عوام میں جاتے ہیں کہ جب آرمی نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جنرل فیض حمید نے ہمیں جو ہے وہ میز میں بٹھا کے اور یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لو نہیں تو دیکھ لیں گے. تو بہرحال اس کے بعد قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید تو کھسک گئے تھے، لیکن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی، اور جس کے ساتھ ہی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ ہم تو 1 سال پہلے ہی غیر سیاسی ہو چکے تھے. لیکن اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان کا لہجہ تلخ ہوا تھا، اس کی قیمت آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اور JUI کو چکانی پڑ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو پاور گیم ہے اس سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے. یعنی آپ اپنی جستجو کریں، اور آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ ہم کتنی ہتھیائیں گے، کتنی نکالیں گے، وہ انتخابات کے نتائج پہ منحصر ہے. الیکشن ہوں گے تو دیکھا جائے گا. ناظرین، اگر الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کی، قوم کا وقت ضائع کرنے کی، ان کو ایک 24 گھنٹوں کے لیے ڈپریشن میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سلیکشن کر لیں. جب آپ وزیر اعظم امپورٹ کر کے لندن سے لے آئے ہیں جو بیمار ہو کر بھاگ گیا تھا، اور ایک بیمار شخص کو آپ لے کر آئے ہیں، وہ بیمار شخص اس ملک کی بیمار صنعت، بیمار معیشت، بیمار اقتصادیات اور بیمار پولیٹیکل کلچر اور بیمار جو ہر سسٹم کو وہ ٹھیک کرے گا تو کرے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل کہاں تک کھیلا جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کون سے رخ اختیار کرتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.